अतः अस्ति प्रारंभ, अंत ही प्रारंभ है। राम राज्य की कल्पना हम सब ने की है, लेकिन इस राम राज्य को साकार करने में आज कई लोग जुड़े हुए हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले 15 साल से पूरा अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है और राष्ट्र में आने वाली भयानक स्थिति से लोगों को अवगत कराने के लिए अविरत कार्य कर रहे हैं। नमस्कार नामदेव जी। नमस्कार। नमस्कार। आप पिछले 15 सालों से यहाँ राष्ट्र में अपना पूरा जीवन समर्पित करके राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, और आपका क्या उद्देश्य है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, और आपको ये सब करने की प्रेरणा या फिर ये जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है आपके अंदर? ये जो हम बात करते हैं राष्ट्र की सेवा, ये मेरा एक अंगत ओपिनियन है कि ये राष्ट्र सेवा नहीं कहकर, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि हम इसको राष्ट्र प्रेम कहें। हमारी इतनी हमारा इतना वजूद नहीं है कि हम राष्ट्र की सेवा कर सके। हम राष्ट्र से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी जाए, हमने शब्द दिया है मातृभूमि ना, जन्मभूमि सुना होगा आप, कहीं पे जाओ तो भाई बर्थ लैंड है, ये मदर लैंड है। मदरलैंड। तो माँ की सेवा शब्द कहीं नहीं होता, माँ से प्रेम होता है, और ये प्रेम के दायरे होते हैं। कोई थोड़ा प्रेम करता है, जैसे हम पढ़ते हैं तो होता है ना, फर्स्ट क्लास होता है, डिस्टिंक्शन होता है, पास क्लास होता है। तो आप जितने भी अपनी माँ से प्रेम करते जाओगे तो उस आधार पर हम, हर व्यक्ति करता है। कोई गृहस्थ है, परिवार में फंसा है, जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी के दायरे में रहकर वो राष्ट्र की सेवा करता है। उससे आगे जाते हैं तो कोई गृहस्थ नहीं है, जो कोई ब्रह्मचारी है, जिसके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास काफी समय है, ऊर्जा है, तो अपनी सारी ऊर्जा, सारे संसाधन वो राष्ट्र के लिए खर्च करता है। तो हमारी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे देशभक्त हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। उसमें से एक हुए जिसको हम देशभक्त सन्यासी कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद। देशभक्त सन्यासी। हाँ। मैं जब 11वीं कक्षा में था तब एक पाठ आता था गुजराती में, उसका टाइटल ही था देशभक्त सन्यासी। तो देशभक्ति और सन्यास ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सिक्के को दो पहलू हैं। ऐसे ही हमारे एक सन्यासी हुए, देशभक्त सन्यासी, पिछले कुछ दिनों में उनकी जन्म जयंती गई 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद। तो बचपन से उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते थे, बहुत सारे। तो पढ़ते 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 ये जहन में आया कि भाई ये जीवन क्यों है ना। हर एक, हम जब यहाँ पर पैदा होते हैं तो एक पर्पस होता है। मैं चींटी नहीं हूँ, मैं हाथी नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ नहीं हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। हर एक के पास एक ही गोल है, सर्वाइवर ऑफ लाइफ, जीवन को चलाते रहना है। हमारे पास एक लक्ष्य है, और लक्ष्य के अलग अलग पहलू होते हैं। हर एक को जाना एक लक्ष्य है, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, पर रास्ता अलग अलग लोग चुनते हैं। तो एक ऐसा सन्यासी हुआ जो वेदांत की भी बात करता है, भगवत गीता की भी बात करता है, देश में उद्योग बढ़े ऐसे भी बात करता है, देश आर्थिक प्रगति करे हर क्षेत्र में बात करता है, वो खेल कूद की भी बात करता है और वेदांत की भी बात करता है। तो ऐसा एक सन्यासी हुए स्वामी विवेकानंद। उसकी बचपन से उसकी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते, तो जहन में आया कि भाई ये जीवन ऐसे ही नहीं चला जाना चाहिए, और धीरे धीरे प्रण लिया कि भाई आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी न रहे और हम ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र की सेवा के लिए, संस्कृति के लिए काम कर सके। तो स्वामी विवेकानंद अपने प्रेरणा स्रोत हुए, और उसके आधार पे, उनके विचारों के आधार पर हमारी जितनी समझ बनी हुई है, हमको जितना भी नॉलेज है, वो नॉलेज राष्ट्र की रक्षा के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, और हमारे देश बंधुओं के लिए, विकास के लिए हम किस तरीके से उस ऊर्जा को खर्च कर सके, इसी आधार पर प्रण लिया कि भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और पूरा जीवन जो कुछ भी सीखे हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, और उसका साइंस का है। देखो, ये जनरेशन को वाई क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। आज हर लोग कोई भी हो तो पूछेगा क्यों करना चाहिए, और जरूरी भी है। वो पता भी होना चाहिए, कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा पता होना चाहिए। तो हर एक के पीछे साइंस होता है। एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी हुए विनोबा जी, वो कहते थे कि बिना विज्ञान का धर्म और बिना धर्म का विज्ञान ये टिक नहीं पाएगा। तो हमारी हर जो परंपरा है, मान्यता है, जो सिद्धांत है, उसके आधार पर विज्ञान उसके ऊपर बहुत विज्ञान से भरा हुआ है। तो ये जनरेशन जो है, हमारी परंपरा, मान्यताएं, जो कुछ भी है, ये आने वाली जनरेशन को साइंस के आधार पर हम समझा सके, है ना। और वो समझ के वो अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो लंबा समय तक
वो उनके जहन में टिका रहेगा। मेरे पिताजी करते थे इसलिए मुझे करना है, मेरी माताजी करती थी इसलिए मुझे करना है, ब्लाइंड नहीं। फॉलोइंग। तो ये तो मान्यता तो है, वो भी करना है, पर साथ के साथ वो समझदारी पूर्वक करना है, ऐसे ऐसी अंधा अनुकरण नहीं करना है। तो जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं वो चाहे कहीं से भी आती, वो लोकमानस तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास करना है। और इसी आधार पर स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है और उस आधार पर बस कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी उनसे आपको प्रेरणा मिली, राष्ट्र के लिए पूरा आपने जीवन समर्पित किया है, तो उस प्रकल्प के आधार पर आपकी कार्य प्रणाली क्या है? लोगों को वो आपकी जागृति का जो कार्य है वो आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी के विचार को जीवन में प्रस्थापित करने के बाद एक दूसरी विभूति का जीवन में आगमन हुआ, अमर शहीद राजीव दीक्षित जी। हाँ, आप सबने उनके हम बारे में सबने नाम होगा। सुना है। हाँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो दूसरे विवेकानंद जी थे। उनकी जो प्रतिभा थी वो एकदम बढ़िया। हाँ, तो उनके बारे में बहुत सारा उनके जो व्याख्यान है वो सुनने को मिले, पता चला कि कौन आदमी है, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। तब तक उनका देहांत हो चुका था। मैं ये बात कर रहा हूँ उनके देहांत के 6 महीने की बात की। 30 नवंबर 2010 उनका जन्मदिन ही था, उसी दिन उनका देहांत हुआ। तो उनके बारे में जब जाना तब पता चला कि सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र, जहाँ पर गांधी जी और विनोबा भावे दोनों का आश्रम है, वही उनकी तपोभूमि रही है। तो 2011 को तय कर लिया, ट्रेन में बैठकर हम तो निकल गए सेवाग्राम। तो 2011 से लेकर राजीव भाई की जो कर्मभूमि रही है सेवाग्राम वर्धा, 2011 से उनकी जन्मभूमि सेवाग्राम ही है ना? उनकी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश में, हाँ, कोई इलाहाबाद के पास एक नाग करके गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। हाँ, पर वो उनके जो गुरु थे प्रोफेसर धर्मपाल, वो गांधी जी के बहुत ही नजदीक थे। और राजीव दीक्षित जो डॉक्यूमेंट वगैरह की बात करते थे, वो डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट की जो राजीव दीक्षित जी बात करते थे, वो डॉक्यूमेंट राजीव दीक्षित जी को प्रोवाइड कराने वाले राजीव दीक्षित जी जिनको अपना गुरु मानते थे, प्रोफेसर धर्मपाल। हाँ, तो उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट को स्टडी कर राजीव भाई ने अपने व्याख्यान दिए और राष्ट्र को जागरूक किया। तो 2011 से लेकर 2017 तक राजीव भाई के देहांत के बाद उनको जो मानने वाले जितने भी लोग थे वो सेवाग्राम वर्धा में इकट्ठे हुए। उसके आधार पर एक टीम का गठन हुआ। राजीव दीक्षित जी का जो एक लेक्चर था स्वदेशी चिकित्सा, जो बहुत सारा आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम, महर्षि भागवत के सूत्रों के आधार पर था। वो 2007 में चेन्नई में उनका लेक्चर हुआ था। तो राजीव भाई के देहांत के बाद राजीव दीक्षित जी की प्रतिभा जितनी थी उतनी प्रतिभा हम लोगों पे नहीं थी। तो भी तय किया कि राजीव भाई का जो आरोग्य का विचार है, हेल्थ का विचार है, वो जन जन तक पहुंचाए। तो उसके आधार पर एक टीम का गठन हुआ। राजीव भाई के एक बहुत ज्यादा समर्थन व्यक्ति थे डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, बीआरसी के साइंटिस्ट हैं, आज भी वो जीवित हैं और राजीव भाई को बहुत मानते थे। तो राजीव भाई के देहांत के बाद उन्होंने भी तय किया कि मैं भी अपना नॉलेज जो है, अपनी प्रतिभा है, वो भी राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। तो एक अच्छी सी टीम बनी और उन टीम ने देश भर में भ्रमण किया राजीव भाई के हेल्थ के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। वो शिविरों के माध्यम से हुए थे। उसकी जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई थी कि भाई किस तरीके से शिविरों का आयोजन होगा, कहाँ पर आयोजन होगा, कैसे लोग पहुंचेंगे, मेडिसिन किस तरीके से पहुंचेगी, कितने दिन का शिविर होगा, सब लोग आएंगे तो कौन से विषय के ऊपर लेक्चर वगैरह देना है। तो धर्मपाल जी के तो राजीव दीक्षित जी ने जो हेल्थ के बारे में बोला था, उसके आधार पर रमेश चंद्र वर्मा जी ने, जो बीआरसी के साइंटिस्ट रह चुके, उन्हें बहुत सारा संशोधन किया। आयुर्वेद के सिद्धांतों को उन्होंने मॉडर्न लैंग्वेज के साथ किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, इस तरीके से 4 व्याख्यानों की श्रृंखला चली। एक बहुत अच्छी टीम बनी जो ओपीडी भी वगैरह करती। तो 3 दिन के शिविर होते थे, रात को लेक्चर होते थे और पूरे दिन शिविर चलते थे। तो ऐसे लगभग 2-2.5 साल कंटिन्यू शिविर चले और इस आधार पर पूरे देश भर में घूमने का मौका मिला। राजीव भाई से जुड़े हुए बहुत सारे लोग शिविर में आप घूमते थे? और उसी शिविर में मैं घूमता था और ये सिलसिला चला 2016 तक। 2016 तक? हाँ, 2016 तक शिविर चलते रहे। बाद में मुझे ऐसा लगा कि भी अब कोई एक जगह स्थायी रहकर काम करना चाहिए। तो मैं गुजरात आ गया। राजीव भाई के बहुत सारे समर्थक व्यक्ति थे, रोहित भाई पटेल, अभी उनका निधन हो गया है। वही मुझे वहां से फिलहाल में अभी वो नहीं है।
वही मुझे वहां से यहाँ लेकर आए और उन्होंने तय किया कि हमको गुजरात में स्थायी रूप से काम करना चाहिए। राजीव भाई के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी तपोभूमि होनी चाहिए, कोई एक केंद्र स्थान होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए, जिसके आधार पर हम राजीव भाई के विचार, स्वदेशी का विचार, संस्कृति का विचार जन जन तक पहुंचा सके। तो 13 फरवरी 2018 महाशिवरात्रि का दिन था। रोहित भाई और उनके छोटे भाई मुझे वो वहां से यहाँ लेकर आए। उनके छोटे भाई का नाम मयंक भाई पटेल मयंक है। भाई पटेल। दोनों राजीव भाई को विचार तक घर दर घर पहुंचाने के लिए दोनों भाई बहुत काम करते हैं। रोहित भाई अभी नहीं रहे हैं, तो एक उनकी जमीन है, वहां पर तय किया कि भी यहाँ पर हम कार्य की शुरुआत करते हैं। बहुत उबड़ खाबड़ जमीन थी, बिल्कुल जंगल थी, तो हमने दो ढाई साल तो वहां पर सिर्फ बबुल के पेड़ ही काटे। इतनी मतलब वो एक मिनट आपको रोकूंगा, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो अभी जमीन की बात की है फिलहाल अभी, तो आप देखेंगे उनकी यूट्यूब चैनल पे स्वानंद परिवार करके उनका चैनल है, और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिनमें इन्होंने खुद साथ रहकर कैसे उस जमीन को वहां पर काम किया है और कैसे वो सब खड़ा किया है, उसके बारे में भी आप सब जाने, ऐसा मेरा विचार है। हाँ, तो वो जमीन पे तय कि भाई यहाँ ये हमारा केंद्र स्थान रहेगा और यहाँ पे परमानेंट हम रहकर विचारों को आगे पहुंचाएंगे। तो बाद में पे तय किया भाई जमीन है तो कुछ नाम होना चाहिए। हाँ, बिना नाम के आप काम कैसे करेंगे? तो राजीव भाई का सबसे प्रिय शब्द था स्वानंद। उन्होंने शायद दिल्ली में भी कुछ हाँ, राजीव भाई के जितने भी खादी ग्राम उद्योग चलते हाँ, थे, बहुत सारी प्रोडक्ट वगैरह बनाते थे, सब राजीव भाई का सबसे अच्छा शब्द था स्वानंद। और क्यों सब अच्छा था कि भाई कोई काम लंबे समय तक करना है, अगर उस काम में आपको आनंद नहीं आता है ना, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, हाँ, वो काम आपको आनंद देना चाहिए, तो आप लंबे समय तक कर पाएंगे। तो स्व का आनंद होना चाहिए। तो सोचा भाई राजीव भाई का प्रिय शब्द है, तो संस्था का नाम रखते हैं स्वानंद संस्थान, इसलिए अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम है स्वानंद परिवार। तो एक संस्था का गठन हुआ, उसकी नींव रखी गई। 13 फरवरी 2018 को ट्रस्ट की स्थापना हुई, और तब से लेकर आज तक हम स्वानंद संस्थान के माध्यम से बहुत सारे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। संस्था का नाम स्वानंद संस्थान है, पर जो हमारा ग्रुप है उनको हम परिवार कहते हैं, इसलिए सभी लोग जो जुड़े हुए हैं तो हाँ, तो उसका नाम है स्वानंद परिवार। और स्वानंद परिवार के अंदर ही हम ये सारी एक्टिविटी सब वो कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये जो आप कहाँ से स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये जो संस्था आपने बनाई है, वहां पर लोग आ सकते हैं? कुछ लोगों को आपका संपर्क करना है तो? अभी तो वो जगह अभी कंस्ट्रक्शन काम चालू है, पर लगभग इसी साल मैक्सिमम 8 से 10 महीने के अंदर। रोहित भाई के निधन के बाद ही हमको बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हुए। वो हमारे मतलब हमको उनको देखते थे, लगता था कि राजीव दीक्षित ऐसे रहे होंगे। तो उनके देहांत के बाद हमको थोड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि मैं और मयंक भाई, राजीव भाई, रोहित भाई के छोटे भाई, हमको इतना नॉलेज वगैरह नहीं था किस तरीके से संस्था चलाई जाती है, किस तरीके से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, पेपर वर्क किस तरीके से होते हैं। रोहित भाई को इन सब चीजों का नॉलेज था, तो धीरे धीरे हम सीख के गए। थोड़ी देर हुई, पर हाँ, ये जो 30 नवंबर राजीव भाई की जो पुण्यतिथि अगली आएगी 30 नवंबर 2025 को, तब तक वो संस्था साकार रूप से खड़ी हो गई होगी। आप वहां आ सकते हैं, रह सकते हैं, रुक सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और वहां पर उसी केंद्र स्थान पर हम राजीव भाई के विचारों को अपने जीवन में लाकर और लोगों तक उनके जो निर्देश हैं, सूचन हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो लोगों तक किस तरीके से पहुंचा सके, वो केंद्र के माध्यम से हम सब वो एक्टिविटी करने वाले हैं। और ये जगह जो है वो नर्मदा नदी से जब आप अहमदाबाद की तरफ से आते हैं तो पहले नर्मदा नदी आती है, और नर्मदा नदी से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हमारा झगड़िया है, और मुलद करके छोटा सा एक गांव है, उसी गांव में हम ये संस्था की स्थापना हुई। अच्छा, तो वहां पर आप संस्था स्थापना की है, तो राजीव भाई के जो विचार है उनमें से कौन कौन से विचार, या राजीव भाई ने बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, उनका मानना था कि शायद स्वदेशी के ऊपर ही सबसे ज्यादा उनका था कि भाई मैं भारत को भारतीयता के सिद्धांत के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। तो राजीव भाई के ये जो विचार है उसमें से जो स्वदेशी का उनका विचार थे, वो तो अपने नॉलेज और लेक्चर के रूप में लोगों के सामने रख रहे थे और काम कर रहे थे। तो अभी जो स्वानंद संस्थान है वो राष्ट्रीय सेवा किन किन तरीकों से कर रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऐसा क्या क्या काम कर रही है राष्ट्र के लिए? स्वानंद संस्थान अभी तो खास करके आरोग्य के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि वर्तमान समय में
देश के हर क्षेत्र में आरोग्य के ऊपर बहुत बड़ा मतलब खतरा आ चुका है और ये खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो आरोग्य के क्षेत्र में किस तरीके से जागरूकता लाई जाए, हेल्थ के ऊपर किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, और हमारी जो प्राचीन मान्यताएं थी, परंपराएं थी, हमारा जो आयुर्वेद था, आज मान्यता क्या है कि आयुर्वेद मतलब क्या, एक चिकित्सा पद्धति नहीं, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है भाई। हर चिकित्सा कहती है बीमार पड़ो बाद में दवाई ले जाओ, आयुर्वेद कहता है बीमार ही मत पड़ो। तो आयुर्वेद का जो पहलू है, जो आदमी को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है, तो वो जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। राजू भाई के भोजन पानी के नियम हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कौन सा तेल, कौन सा नमक, कौन सी चीनी, कौन सा गुड़, ऋतु चक्र क्या है, दिनचर्या क्या है, प्रकृति क्या है, हम कौन से भौगोलिक वातावरण में रहते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हर घर तक पहुंचनी चाहिए, और पहुंचाने के लिए स्वानंद संस्थान अविरत उनकी टीम कार्य करती रहती है। अच्छा, तो आप अभी इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी आपने देखा होगा समाज में कि हेल्थ में लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। हेल्थ के मामले में अगर समाज का देखा जाए तो क्या स्थिति है? बहुत ही बुरी स्थिति है। हम कह सकते हैं कि हमारा देश कैंसर के ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। आपने कभी सुना ही नहीं होगा, सोचा ही नहीं होगा, देखा भी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई पिछले सिर्फ 5 सालों के अंदर हमने पूरी अभी मूवमेंट चलाई हुई है निरोगी बालपन अभियान, कि बच्चों को किस तरीके से आरोग्य दिया जाता है। तो इसके आधार पर पूरी स्टडी हुई। पहले तो मतलब डेटाबेस तैयार किया कि पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति, और अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में कौन कौन सी स्थिति आ सकती है। 2025 अभी चल रहा है, 2030-31 आएगा, मुश्किल से आज से 6 या 7 साल बाद अगर यही गति चालू रही, कि भारत की आधी यंग पॉपुलेशन, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, भारत की आधी यंग पॉपुलेशन अनक्योरेबल डिजीज, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, हम उसको मैनेज कर पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे, मतलब लाइफ टाइम बीमारी रहने, पूरा जिंदगी भर आप जिंदगी भर दवाई खाते रहो, ये स्थिति आने वाली है। तो ये स्थिति से अगर बचना है तो एक ही विकल्प हमारे पास है। तो हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, मान्यताएं थी, आयुर्वेद का जो सिद्धांत जो घर घर तक हम पालन करते थे, वो हम भूल गए, और इसीलिए ये भयानक स्थिति खड़ी हुई है। और ये स्थिति से, हाँ, राजीव भाई भी यही कहते थे, ये स्थिति से अगर हर व्यक्ति को बचना है तो आज ही मतलब हर व्यक्ति को तय करना पड़ेगा कि 6 साल बाद मैं मेरे परिवार को कौन से कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। आधी आबादी जो भयानक बीमारी के शिकार हो जाने वाली है, या आधी आबादी जो स्वस्थ रह पाएगी। तो ये जो महामारी आने वाली है, इससे हर आदमी को बचना चाहिए। और हर संप्रदाय, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोग इसमें फंसेंगे। हर इंसान की एक वो उसका हक है, उसकी रिक्वायरमेंट है, पर ये सब वो जरूरियत है उसकी। हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, पर क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉबी है फार्मास्यूटिकल, ये नहीं चाहती कि आने वाले समय में बीमारी ना बढ़े। हाँ, उनको तो मुनाफा होने वाला है। राजीव भाई इसको मौत का व्यापार कहते थे, तो इन समय में सब बड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में जो बीमारी आने वाली है, उसकी स्थिति अभी हम देख रहे हैं, समाज में कैसी कैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, मेडिकल के सेक्टर में सुविधाएं हो रही है, पर ये सब सुविधाएं हमारे विनाश की कगार पर हमको ले जाने के लिए। देखो, कोई भी देश में पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ती है, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती है, इसको हम डेवलपमेंट नहीं, ये विकास नहीं है। तो आने वाले समय में जो बीमारी आने वाली है, उससे जन समुदाय को किस तरीके से आगाह किया जाए, बचाया जाए, और उनके विकल्प उनके पास होने चाहिए, और बहुत ही आसान विकल्प है, वो विकल्प उन लोगों तक पहुंचे, उनके जीवन में आए, और आने वाले समय में सब परिवार इन महामारी से बचे रहे। ये हमारा अभी पूरा ध्यान, पूरा लक्ष्य, पूरी तैयारी, पूरा जीवन इस कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए है। अभी आपने बीच में जो बताया कि निरोगी बाल अभियान करके जो आप चला रहे हैं, वो क्या है, और उसके अंतर्गत आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? देखो, हमने बचपन में ही सीखा है कि बच्चा एक भगवान का स्वरूप होता है। हाँ, है ना, शास्त्र में लिखा है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा रहा। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, एवरी चाइल्ड इज एवरीबॉडी चाइल्ड, है ना। कुरान में भी लोग मानते हैं, घर से मस्जिद दूर हुई, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लिया जाए। तो बच्चा एक भगवान का स्वरूप है, वो निराकार पर ब्रह्म का साकार स्वरूप है। और पिछले 6-7 सालों में आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बुरी दशा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं 11 जनवरी 2025 11 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ।
अहमदाबाद के अंदर एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जिसकी उम्र कम 8 साल से ज्यादा 8 साल से ज्यादा नहीं। उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, 19 सेकंड में बच्ची का डेथ हो गया। कार्डियक अरेस्ट मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का जो एक्सट्रीम हार्ट लेवल अटैक है, उसमें बचने का कोई हाँ, चांसेस नहीं कोई रहता है। चांस नहीं है। आपको पता है हमारा शरीर ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया है, हाँ। खास करके फीमेल 45 एज के नीचे किसी भी फीमेल को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। और ये मैं ज्यादा दूर की बात, आज से सिर्फ 10 साल पीछे चले जाओ हाँ, आप, 2025 फीमेल साल को में, ज्यादा हार्ट अटैक नहीं आते। 2015 में आप चले जाओ, सिर्फ 10 साल बाद कभी ऐसा सुना था कि 3 साल की, सॉरी 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ जाए, 11 से वर्ष की बच्ची को हार्ट अटैक आ जाए, 9 साल के बच्चों को हो ही हार्ट नहीं अटैक? सकता। पर ये अभी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? इतना जहर हमारे शरीर के अंदर डाला जा रहा है। आप जरा उस माता पिता की कल्पना कर दीजिए कि जिसको कॉल आ रहा है कि भाई आपके बच्चों को कुछ हुआ है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए, है और ना, वहां जाकर और वहां जाते हैं तब उसकी डेड बॉडी का सर्टिफिकेट उनके हाथों में दिया दिया जाता है कि जाता है। आपका बच्चा दे। तो ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसको रोका जा सकता है और इसका विकल्प हमारे शास्त्रों में हाँ। है ना। पर आजकल जो हम अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं, जो सत्य की बात कोई कर नहीं रहा है कि ये जो भयानक परिस्थिति निर्माण हुई है, अगर इसको नहीं रोका तो हम कौन सी कगार पे आकर खड़े होंगे। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसके विकल्प क्या है, इसके आधार पर हमारी संस्था ने पूरा एक मुहिम निकाली हुई है जिसको नाम दिया गया है निरोगी बालपन अभियान, कि हर बच्चों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। उसके क्या क्या पहलू होते हैं, तो हम पेरेंट्स, टीचर, स्कूल और बच्चे, इन सभी को मिलजुल कर एक पूरा कार्यक्रम अभी कर रहे हैं कि भाई पहले तो कौन कौन सी ऐसी बुरी आदत है उससे बचना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर परिवार तक पहुंचे। उसी अभियान का नाम है निरोगी बालपन अभियान। उसके आधार पर हम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, समूह में, अलग अलग सामाजिक संगठनों में हम जा रहे हैं और इसी मुद्दे के ऊपर हम बातचीत, सब चर्चा वगैरह करते हैं, व्याख्यान वगैरह करते हैं, शिविर का भी आयोजन इसी आधार पर होता है। अगर आप इस निरोगी बाल अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसा बताना चाहे कि बड़ी बड़ी बातें, जो कि ये जो बड़ी बड़ी गलतियां बच्चों के साथ हो रही है, या फिर पेरेंट्स का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं और उनको कौन सी चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन या फिर अभी जो बच्चे हैं उनका हेल्थ को सुधारा जा सके, उनकी हेल्थ बढ़ाई जा सके, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हो रही है उसकी वजह से बच्चे सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ? देखो, पहले तो हम तय कर ले कि बीमारी मतलब क्या है ना। हम जो कुछ भी बीमारी करते कहते हैं सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक। बीमारी मतलब एक सेंटेंस में अगर कहा जाए कि शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं जो शरीर का हिस्सा नहीं है, हाँ। और शरीर के लिए फॉरेन पार्टिकल्स है। हाँ, उसको शरीर उसको बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, इसी का नाम बीमारी है ना। वो जितनी कम मात्रा में जाएगी बच्चे उतने कम बीमार पड़ेंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में जाएगी बच्चे उससे ही ज्यादा बच्चे उतने ही बीमार होने वाले हैं। तो अभी हमारा फूड बहुत ही खराब हुआ है। उपनिषदों में लिखा है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा शुद्धि। अगर आहार शुद्ध है तो कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता। और ये इतना आहार हमारा इतना हद तक खराब हुआ है, खास करके ये प्रोसेसिंग फूड और पैकेट फूड। सुबह नाश्ते में बच्चे के पास पैकेट फूड है, बच्चा जब स्कूल में जा रहा है उसके लंच बॉक्स के अंदर पैकेट फूड है, बच्चा स्कूल से जब घर पर आता है 4-5 बजे नाश्ता करता है वो पैकेट फूड है। बच्चा घर का दाल चावल सब्जी रोटी कम खा रहा है, पैकेट फूड ज्यादा खा रहा है, बाजार का पैकेट फूड ज्यादा खा रहा है। हर बच्चे के हाथ में हर खा रहा है ना। तो ये प्रोसेसिंग फूड, पैकेट फूड पिछले 15-20 सालों में ये इतना मतलब फूला फला है और इसका शिकार सभी बच्चे हो रहे हैं। तो खास करके सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि भी जो प्रोसेसिंग फूड है, पैकेट फूड है, उससे बच्चों को बचाया जाए। घर में भी हेल्दी और टेस्टी फूड बन सकते हैं और हमने सबने खाए। हमारे जमाने में इतने पैकेट फूड नहीं थे, पर आज के बच्चे के साथ बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड उनके पास है और इतनी हद तक केमिकल उसमें डाले जाते हैं कि उसमें खाने लायक कोई चीज बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा केमिकल। इतना केमिकल शरीर के अंदर जाएगा और वो बाहर निकालने के लिए शरीर के पास बीमारी को छोड़कर कोई विकल्प नहीं है। तो सभी से विनती है कि भी जितने भी पैकेट फूड हैं, प्रोसेसिंग वाले फूड है, जितनी हो सके उसके ऊपर अंकुश लाया जाए, बच्चों को ये कम दिए जाए। हमारे परंपरागत में जो कुछ भी नाश्ते थे, फूड थे, त्योहारों में हम जो भी अच्छी अच्छी चीजें खाते थे वही हमारा भोजन होना चाहिए और वही बच्चों को खिलाया जाए, तो ही बच्चे हेल्दी रह सकते, वरना नहीं रह सकते। और अगर हम देखें इस बार की
फिलहाल अभी बच्चों को सुबह के नाश्ते में अगर देखा जाए तो ज्यादातर दूध पिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूध सबसे ज्यादा हेल्दी है। और बच्चों को कोई फूड पैकेट वगैरह नहीं देते हैं, पर दूध से बना मक्खन या फिर अभी दूध से बना घी या फिर दूध ही पिलाया जाता है, जो हर जगह पे अभी अवेलेबल है, वो भी प्रोसेस होके आ रहा है। तो उसका क्या बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है अभी? पहले तो हम ये समझ ले दूध की भाषा क्या है, दूध मतलब क्या, दूध किसको कह सकते दूध हैं? किसको कह सकते हैं, है ना। बहुत सारी स्टडी हुई है कि भी भारत में बिकने वाला जितना भी दूध है उसमें 65% वो दूध ही नहीं है, दूध ही नहीं है। दूध ही नहीं वो है। क्या है वो पता नहीं, पर वो दूध नहीं है। दूध की परिभाषा में वो हाँ, चीज नहीं आ रही है हाँ। अभी। और आजकल जो डेयरी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हुई है, दूध खराब चीज नहीं है, दूध बहुत ही अच्छी चीज है अगर वो शुद्ध हो तो। अगर आपके बच्चों को शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध की बात कर रहा हूं, अगर आपके बच्चों को शुद्ध दूध मिलता है तो वो उसके लिए बहुत ही जरूरी है, देना चाहिए। पर अगर नहीं मिलता तो देने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो बिना दूध के भी हेल्दी रह सकते हैं। शुद्ध दूध हो तो आप जरूर दे सकते हो। पर आजकल में क्या है कि अगर दूध नहीं मिलता तो जैसा भी मिले वो सफेद रंग का है वो ले लो, वो पर ले दूध लो। होना हाँ। चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बिना दूध के मानता नहीं, वो बाद में इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के लिए भी नहीं मानेगा, तो वो भी जबरदस्ती तो देना भी हमको पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। दूध बुरी चीज नहीं है। पर आजकल में क्या है कि बहुत ये दूध डेयरी इंडस्ट्री जो अभी इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, पहले क्या था कि पशु हमारे परिवार का एक हिस्सा था, हाँ। खेती थी तो शुद्ध दूध मिलता था। आज जो दूध हम आ रहा है डेयरी वगैरह से आ रहा है वो दूध है ही नहीं। भारत में बहुत सारी डेयरियों में से जो पाउडर आता है वो डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ब्राजील से आता है ना। वो जर्सी गाय के दूध का पाउडर बना के यहाँ देते हैं, उसका दूध बनाकर पैकेट बंद होकर हमारे यहाँ आता है, अलग अलग माध्यम से आता है। तो बच्चों को दूध देने की बिल्कुल जरूरत होती है। और खास करके जो आपने बात की सवेरे की, सवेरे में दिया जाता है। हाँ, सवेरे दूध कभी बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भाई? हमारा जो पूरी शरीर है ना वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वात, पित्त और वात कफ। पित्त का। और बात आपने बच्चों की है। 14 साल के कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो कंट्रक्शन पीरियड में होते हैं, हाइट बढ़ रही है, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मस्कुलर ग्रोथ हो रहा है, बोन्स बन रहे हैं, हड्डियां वगैरह बन रही है, तो उसके शरीर के अंदर कफ ज्यादा है। आपने बहुत सारे देखा होगा, हमारे बचपन का देख लो, 14 साल की कम उम्र थे, सर्दी जुकाम बलगम चालू रहता था, नाक चालू रहती थी। चालू रहता था। जैसे ही 16 साल के हुए तो सब बंद। कुदरती नेचुरली बंद हो गया। तो दूध बुरी चीज नहीं, पर दूध अगर बच्चों को देना है तो शाम को देना चाहिए। क्यों? सवेरे 11 बजे से पहले का जो समय है वो कफ का काल है। उस समय के अगर बच्चों को दूध दिया जाए तो लंबे समय तक बच्चों को सर्दी जुकाम बलगम खांसी ठीक नहीं होगी। तो बच्चों को दूध देना है, 2 ही रिक्वायरमेंट है, वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब शुद्ध होना चाहिए, गाय का, बकरी का, भैंस का। गाय का हो तो बहुत ही है, भैंस का भी चले, शुद्ध होना चाहिए। मेरी बात, मेरा बार बार ये कहने का मतलब शुद्ध दूध होना चाहिए। भैंस का दूध देखो बुरा नहीं है, वो पचने में भारी है। जो लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे अगर उछल कूद कर रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पर सवेरे कभी भी नहीं, शाम को। हाँ, गाय का दूध अमृत समान है। भारत की नस्ल की देसी गाय का दूध अमृत समान है। भैंस का दे सकते हो, पचने में भारी है, बच्चा खेल कूद करता है, डाइजेस्ट हो जाएगा, पर शुद्ध दूध होना चाहिए। सुबह कभी भी दूध मत दो, शाम को दो। शाम को आप दे सकते हो दूध, सवेरे सुबह देने क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। क्यों? सवेरे का जो काल है वो कफ का काल है। दूध खुद कफ वर्धक चीज है, कफ को बढ़ाने वाली चीज। हाँ, दूध से कफ। तीसरी चीज, बच्चा जो है खुद कफ प्रकृति वाला है। तो 3 चीज जब संयुक्त होती है तो वो दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और कफ बनेगा। सीधा सीधा उदाहरण आपको समझा तो, मम्मी ने सब्जी बनाई है, ऑर्गेनिक सब्जी है, शुद्ध घानी के तेल से बनाई हुई है, सब मरी मसाले खेत से, अपने खेत से डाल के ऊपर बनाए, उसमें जरा सा भी उसमें कोई केमिकल नहीं है। वही सब्जी आप 4 दिन बाद खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। क्यों? उसका कंजप्शन का जो टाइम था वो बीत गया है, चला। तो दूध का जो डाइजेस्ट होना चाहिए वो अगर नहीं पचेगा, कितना भी अच्छा दूध हो, तो वो कफ के अंदर ही कन्वर्ट होगा। हाँ। सवेरे का समय कफ का है, दूध खुद कफ बढ़ाने वाला है, बच्चा कफ प्रकृति वाला है, तो सभी चीजें जब इकट्ठी होगी तो दूध बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यही सभी चीजें शाम को आप दो, वायु का काल होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा दूध, है ना। और कफ जो है इजीली डाइजेस्ट हो सकता है शाम के समय में, सवेरे के समय में नहीं हो सकता। तो तीनों चीजों के कारण बच्चों को सवेरे दूध नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो देते कुछ नहीं होता है।
मैं कितनी भी फास्ट गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट ड्राइविंग करना अच्छी बात है। अच्छी बात है। ये आज नहीं तो कल कल आपके हो बच्चों को सकता है। बीमारी हो सकती है। वही दूध अगर आप शाम को दो तो सवेरे की कंपैरिजन में शाम को दूध वो ज्यादा बेनिफिट देता है। अभी निरोगी बाल अभियान के अंतर्गत आप बच्चों के साथ जो भी ये है उसकी जागृति का काम कर रहे हैं, पर अगर कोई बच्चों को डिजीज है या फिर किसी पेरेंट्स को कुछ मालूम नहीं है, उसके लिए उनको मार्गदर्शन कभी भी चाहिए, तो ऐसा क्या आपके साथ कोई संपर्क वगैरह या फिर आपका वो जो निरोगी बाल अभियान अंतर्गत आप जो व्याख्यान देते हैं उसका उन्होंने उनके स्कूल के वहां पर कुछ आयोजन करवाना है, तो उसके लिए संपर्क या फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस कि लोग आप तक पहुंच सके और ये जो राष्ट्रीय काम है उनका वो लाभ ले सके? हमारे देखो, मैं अकेला इस टीम में नहीं हूँ, हमारे पास 25 अच्छे स्वास्थ्य रक्षकों की पूरी टीम है। हमने उनको नाम दिया है स्वास्थ्य रक्षक, क्योंकि अच्छा। समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला, जिस तरीके से सैनिक देश की रक्षा करता है, वैसे हमारे स्वानंद परिवार के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, उन्होंने बकायदा 3-3.5 साल स्टडी की हुई है। और वो हम हमारी पूरी टीम ये जो शिविर वगैरह होती है उसमें जाते हैं। इसमें रात को व्याख्यान होते हैं, जैसे अभी सूरत में शिविर होने वाला है, तो सैटरडे संडे के शिविर होते हैं। सैटरडे नाइट सूरत में अभी कब शिविर है? ये 26 जनवरी को है, 26 जनवरी 2025 को। तो सैटरडे और संडे रात को सब फ्री होते हैं, तो रात को 1-1.5 घंटे का व्याख्यान होता है। पूरे दिन स्कूल के बच्चे हैं, परिवार के जो मतलब जिन जिन बच्चों को समस्या है वो पेरेंट्स लेकर आते हैं, और ये जो पूरी टीम है उन बच्चों को उसके रोग के आधार पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके घर पे आसपास हो सकती है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके किचन के अंदर ही है। बस ये जो नॉलेज था वो हम भूल गए हैं। बीमारी हो गई तुरंत ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, दवा खा लेते है ना। तो हमारे शास्त्र में कुछ दवाइयों को फ्रेंड डिजीज बोला है, तो कुछ मित्र बीमारी होती है, जैसे सर्दी हुई, बलगम हुई, खांसी हुई, ये बुरी चीज नहीं है। टॉक्सिन्स को टॉक्सिन वो बाहर निकालने के लिए, तो उस समय कौन सी सावधानी बरतनी है, पर हमारा ध्यान दवाई के ऊपर जाता है। तो पूरी टीम है, और वो टीम सभी बच्चों को बीमारी के आधार पर उसका चेकअप करते हैं, और उसको उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्चे को सर्दी हुई है, फीवर आया है, वॉट जो कुछ भी डिजीज है, इसके आधार पर उसका नाश्ता कैसा होना चाहिए, लंच कैसा होना चाहिए, डिनर कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके किचन में है, या फिर कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके आसपास के वेदर में हो रही है। लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे ऊपर जाओ और ये ले लो। और ये मेडिकल स्टोर में जाने की नौबत मुश्किल से 100 केसों में से 5 केसों में ही जरूरत पड़ती है, बाकी 95% केस में जरूरत नहीं पड़ती है। बिना दवाई के वो ठीक हो जाते हैं। और हमारी 25 चिकित्सकों की, स्वास्थ्य रक्षकों की पूरी टीम शिविर करती है, और इसमें से कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई टीचर हैं, कोई सीए है, अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, पर उन्होंने 4 साल इसमें स्टडी किया हुआ है, और उन्होंने जो कुछ भी सीखा हुआ है वो एक व्रत के आधार पर है। तो आज का हमारा चिकित्सा का मतलब व्रत है, उसमें कोई 1 रुपया नहीं लेता। वो बच्चे को भगवान का स्वरूप देकर उसकी सेवा करने के लिए, उसके घर पर आरोग्य का मैसेज पहुंचाने के लिए ये पूरा काम एक व्रत के आधार पर वो पूरी टीम करती है, और उसी आधार पर चिकित्सा शिविर भी चलते रहते। और हर संडे हमारा जहाँ आश्रम है, हर संडे दोपहर के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आसपास के लोग हैं जो जिन लोगों को बीमारी हुई है, ये पूरी टीम में जितने लोग फ्री होते हैं हर संडे को वहां आकर बैठते हैं, और जो भी दरिद्र नारायण हमारे पास आते हैं उनका हम चेकअप करते हैं, और किस आधार पर वो घर पे ठीक हो सकते हैं, खान पान के नियम को बिना दवाई के किसी के ठीक हो सकते हैं, वो पूरा उनको लिख कर समझा कर वो उनको देते हैं। इस आधार पर हमारे पूरे चिकित्सा शिविर चलते हैं, और आरोग्य जागृति का काम संस्था के माध्यम से होता है। तो शायद पिछले 15 साल से आप इस काम में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ अभी आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि लोगों को कुछ ऐसी 3-4 बातें कि इस वीडियो को देखने के बाद, इतना करने के बाद, कि भाई आप ऐसा ये हो सके तो इतना करना शुरू कर दे, या फिर राष्ट्र के कार्य में इतना योगदान दे, ऐसा कुछ? बीमारी आती है ना, तो हमारा ध्यान जाता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। एक पहलू के ऊपर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता कि क्या नहीं करना चाहिए। सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते, तो क्या नहीं करना चाहिए वो सिक्के का आधा पहलू, मतलब 50% काम तो वही करता है। तो मैंने जैसे पहले बात की, 2030-31 आते आते भारत की आधी यंग पॉपुलेशन अनक्योरेबल डिजीज के दायरे में आ जाने वाली है।
तो भी एक पेरेंट्स का, एक परिवार का क्या रोल होता है उस बच्चे के प्रति। तो जितने भी पैकेट फूड है प्लीज बच्चों से उसको दूर रखा जाए। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ रहा है, उसके आधार पर क्या काम किया जाए। दूसरी चीज है ऋतु को समझा जाए, बच्चे की प्रकृति को समझा जाए, और हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारा जो वेदर है, हमारी जो भौगोलिक वातावरण है, इनको समझा जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या, कि क्यों होली के दिन में ज्वार के पॉपकॉर्न खाना चाहिए, गेहूं कम कर देना चाहिए, क्यों गर्मी के दिनों में तीखी चीजें, स्पाइसी चीजें कम कर देनी चाहिए, क्यों गर्मी के एक महीने से पहले का जो एक महीना आता है जिसके अंदर नमक नहीं खाना चाहिए, बारिश के दिनों में क्यों तेल वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, शरद ऋतु के अंदर क्यों दूध वाली चीजें लेनी चाहिए, श्रावण महीने का एक महीना क्यों दूध बंद कर देना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें थी जो हमारे रिलीजन के साथ जुड़ी गई थी, धर्म के साथ जुड़ी गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था हम सबको निरोगी रखना। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो अगर हम समझेंगे, पूरी ऋतु को हमारे ऋषि मुनियों ने 6 हिस्सों में बांटा हुआ है, उसको समझा जाए तो अगर हम ये सब चीजें समझेंगे, बच्चे की प्रकृति समझेंगे, ऋतुचर्या को समझेंगे, दिनचर्या को समझेंगे, भौगोलिक परिस्थिति को समझेंगे, बच्चे की प्रकृति को समझेंगे, ये सब 4 से 5 चीजें अगर हमने अपने जीवन में डाल दी, हमारे जीवन में आ गई, तो आपका बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो हेल्दी रह सकता है। और यही चीजें राजीव भाई ने भी बोली थी। हाँ, यही चीजें बोली थी। तो ये चीजें बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बस 5 चीजें समझ लो। फास्ट फूड, पैकेट फूड से बच्चों को बचाना है। हमारे बच्चे की प्रकृति क्या है उसको समझकर उसके लिए क्या अच्छा है वो तय करना है। ऋतु चक्र को समझना है। हाँ, कि ऋतु चक्र क्या है, कौन से ऋतु चल रहे, उसके आधार पर खान पान को चेंजेस करना है। तीसरा, हम कौन से माहौल में रह रहे हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थिति क्या है। उदाहरण के तौर पर गुजरात का आदमी रह रहा है तो वो मूंगफली का तेल खाएगा, तिल का तेल खाएगा। कोई साउथ इंडियन है तो कोकोनट ऑयल खाएगा। यूपी बिहार का आदमी है तो वो सरसों का तेल खाएगा। अगर ये समझा जाए। और 5वीं चीज कि जो चीजें जब बीमार आती है तो जितनी जरूरी दवाई लेना है उतना ही जरूरी किन चीजों को परहेज रखना है, किन चीजों से बचना है, ये 5 चीजें अगर हमारे जीवन में आ गई तो आपका बच्चा हमेशा निरोगी और स्वस्थ ही रहेगा। और यही चीजें हम जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मूवमेंट के रूप में, एक रिवॉल्यूशन के रूप में हम काम कर रहे हैं। और इससे ज्यादा काम अभी हम करना चाहते हैं। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा है, उसके ऊपर भी हम काम करना चाहते हैं। नामदेव जी, अभी आपने बोला एक शब्द मानसिक स्वास्थ्य, तो ऐसा क्या है स्वास्थ्य, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीज क्या है? क्या अभी जो लोग है मानसिक रूप से स्वस्थ है, या फिर उन लोगों में क्या क्या खामियां है मानसिक रूप से? तो उन्होंने अगर खामियां है भी तो मानसिक उनका स्वास्थ्य कैसे सुधारा जा सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखो, महर्षि सुश्रुत ने एक स्वास्थ्य की व्याख्या कि भाई हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं, है ना। उसमें फिजिकली है, मेंटली है, सोशली है, स्पिरिचुअली है, सभी तरह के पहलू हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब क्या है कि भाई हम ऐसा मानते कि बच्चों को अच्छा खिला देंगे बच्चा हेल्दी हो जाएगा। भाई बच्चा सिर्फ मुंह से नहीं खा रहा है, मुंह से नहीं खा रहा वो आंख से भी खा रहा है, वो कान से भी खा रहा है ना। तो अभी देखो, पिछले मुश्किल से 10-12 साल के अंदर सोशल मीडिया बहुत फैला है। बहुत फैला है। मोबाइल हर जगह पहुंच चुका है, हर बच्चों के हाथ में आ चुका है। और इसमें बच्चों की गलती नहीं, पेरेंट्स की गलती है। हम कहते हैं भाई बच्चों को मोबाइल नहीं खेलना है। हम भी खेलते अगर हमारे समय में मोबाइल होता है। तो फिर मानसिक स्वास्थ्य मतलब क्या है? तो ये जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो टीवी आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गया है, आईपॉड वगैरह आ गया है, मोबाइल वगैरह आ गया है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अभी तो देखो कानून भी आ रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आ गया कानून, गुजरात राज्य के उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पर कानून आए अच्छी बात है ना। पर कानून हर घर घर तक तो नहीं पहुंचाएगा। भाई आपका बच्चा है, आपको उसका हेल्थ का ध्यान रखना है। तो सभी पेरेंट्स से विनंती है कि ये जो मोबाइल है वो चलता फिरता एक एक्सरे मशीन है। आप अपने बच्चों को अगर हड्डी टूट जाती है, बलगम हो जाए तो एक्सरे करवाने ले जाते हो। हाँ। तो आपने देखा होगा कि भाई वो कमरा पूरा ढका हुआ है, खिड़कियां वगैरह बंद है, वो फोटो खींचता है तो काला कपड़ा डालता है, जहां पर फोटो खींचने वहां पे एक प्लेट रखता है। क्यों भाई? क्योंकि उससे जो किरणें निकलने वाली है वो शरीर के लिए हार्मफुल है, पर एक्सरे निकालना जरूरी है। वैसे ही मोबाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर
मोबाइल हमारी मजबूरी है, हमारा मनोरंजन नहीं नहीं है। होना चाहिए। अगर हाँ कोई बच्चा 2 महीने कोई बच्चा दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा इंटरनेट के नजदीक रहता है, मोबाइल वगैरह यूज करता रहता है, तो समझो कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने वाला है। क्यों? वो जो देख रहा है, वो जो सुन रहा है, उसमें सबसे ज्यादा वायलेंस है, वल्गैरिटी हाँ, है ना, सबसे ज्यादा वही सबसे मिल ज्यादा रहा है। है। तो उससे बच्चों को बचाया जाए। आप रात में टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते बच्चा सो जाता है। आप सोचो, हमारे दादी नानी कहानियां सुनाती थी। कहानी सुनाते क्यों थे। भाई? बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसी के आधार पर वो इमेजिनेशन करता है। बुरी चीज देखेगा, बुरी चीज का इमेजिनेशन करेगा। अच्छी चीज देखेगा, अच्छी चीज का इमेजिनेशन देखे करेगा। तो दादी कहानी सुनाती थी, नानी कहानी सुनाती थी, माँ लोरी सुनाती थी, भजन वगैरह सुनाती थी। तो जितना हो सके बच्चों को इस सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। इसमें अच्छी जो चीजें हैं वो हमारे माध्यम से बच्चों के पास जानी चाहिए। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। हर बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए, जीवन चरित्र सुनाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को कुछ तो चीजें चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो बच्चा मोबाइल से ले लेगा, ले लेगा। और मोबाइल से जो मिलेगा वो ले लेगा। तो वो बच्चों अच्छा भी को हो सकता है, बुरा भी। ज्यादातर बुरा बुरा ही ही है। होगा, हाँ, ज्यादातर तो बुरा ही बुरा ही होगा। होगा। तो हर पेरेंट्स की, हर माता पिता की, खास करके माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने पास से चीजें फिल्टर होने के बाद ही बच्चे के पास जाए। तो बहुत सारे ऐसे जीवन चरित्र है, उसकी छोटी छोटी कहानियां बनाकर बच्चों को सुनाई जाए। बहुत सारे ऐसे किस्से हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, क्रांतिकारियों की कहानियां, देशभक्तों की कहानियां, बहुत अच्छे अच्छे रोल मॉडल है, उसकी कहानियां बच्चों को हर रोज सुनाई जाए। तो बच्चे उसकी कल्पना करता है कि भगत सिंह कैसा रहा कैसा होगा, रहा। महाराणा प्रताप कैसे रहे होंगे, शिवाजी कैसे रहे होंगे। इतनी छोटी उम्र में नचिकेता, ध्रुव ने क्या ऐसा काम किया होगा कि वो भगवान को पा चुके हैं। है ना। तो ये सब बार बार जब बच्चे के जहन में जाता है तो बच्चा उसकी कल्पना करता है। और जब वो 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का होता है तो एक प्रतिभाशाली युवान होकर वो अच्छा काम करता है। ये जितने जितने बच्चे छोटे छोटे क्राइम वगैरह करते हैं, उसके बचपन आप देखना, उसमें बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बहुत सारी उसके जहन में डाली है। हाँ, तो सोशल मीडिया हो सके उतना बच्चों से अगर दूर रहेगा। इसी चीज का नाम मानसिक स्वास्थ्य है। सिर्फ सोशल मीडिया को हाँ, दूर करने को भी बोल सकते हैं हाँ, कि भी जितना हो सके इतना। तो हम आने वाले समय में अच्छे चरित्रवान युवा इस देश से निकलेंगे, इस देश को आगे ले जाएंगे। और ये तो लोग चाहते हैं कि इस देश का बालक भ्रष्ट हो जाए, इस देश का युवा भ्रष्ट हो जाए, ताकि हम इस देश को लूट सके। राजीव भाई बोलते थे हाँ, इसको, हमारा चरित्र बिगाड़ दिया। देखो, चरित्र बिगाड़ दिया। लास्ट सेंटेंस में आपको बात बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी क्या बोला। धन चला गया, कोई चिंता मत करना, कमा लेंगे। हेल्थ बिगड़ गई है, बहुत चिंता मत करो, थोड़ी चिंता ले लो, थोड़ी चिंता करो, परहेज रखो, ठीक हो जाए। चरित्र अगर चला गया तो मतलब सब कुछ चला गया। क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण करता है, चरित्रवान व्यक्ति ही देश के विकास में बहुत मदद रूप होता है। तो अच्छे चरित्रवान बच्चे बने, अच्छे चरित्रवान युवा बनेंगे, और वो बचपन से ही आ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया माता पिता से फिल्टर होकर ही बच्चों के पास अच्छी चीजें जरूर जानी चाहिए। यूट्यूब में नचिकेता की कहानियां बच्चों को जरूर सुनाओ, पर वो माता पिता के पास से जानी चाहिए कि देखो ये हमको सुनना चाहिए, ये हमको देखना चाहिए। इस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है आज के समय में सोशल मीडिया, पर वो फिल्टर होके नहीं जा रहा है डायरेक्टली। हाँ, तो वो जो परोस रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारी है कि क्या बच्चों को देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, वो तय करे। इसी चीज का नाम मानसिक स्वास्थ्य है, और इसी चीज के ऊपर भी ये ये निरोगी बालपन अभियान में ये पहलू भी एक है कि शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है। और उसमें मन के स्वास्थ्य में सबसे बड़ा रोल ये सोशल मीडिया है और मोबाइल है। स्वामी जी, अगर ये संस्था का जो काम कर रहे हैं आप, शिविर चला रहे हैं, स्कूलों में आप व्याख्यान देने के लिए जा रहे हैं, अगर हमारी ऑडियंस में से कोई लोग हैं जिनको इनका व्याख्यान आपके वहां पर कराना है या फिर शिविर का आयोजन करना है वहां पर, तो उनके लिए क्या कोई संपर्क वगैरह, या फिर वो उनको रूबरू आना पड़ेगा वहां पर देखने के लिए संस्था के ऊपर, या फिर आपके साथ कोई कांटेक्ट कैसे करेंगे, उनका क्या प्रोसीजर है? ये जो पूरी स्वानंद परिवार की जो आरोग्य की सेना है, वो देखो ये कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, व्रत के आधार पर आपने बताया। और जब वो फ्री होते हैं तब महीने में 1-2 बार शिविर वगैरह होते हैं। ये शिविर बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तक कि भाई जो लोग शिविर में चिकित्सा करने के लिए बैठते हैं
वो भोजन भी अपना घर से लेकर आते हैं, टिफिन लेके टिफिन जाना, लेकर आएगा, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बर्डन भोजन नहीं नहीं डालेगा। लेना है। वो भोजन भी, हाँ कहीं बहुत दूर है, अगले दिन निकलने वाला है, तो हम भोजन की व्यवस्था वहां पर करते हैं। पर ये पूरा व्रत के आधार पर चलता है और ये शिविर हर जगह अभी चल रहे हैं। खास करके अभी हमारी संस्था भरूच में है, तो बहुत दूर वगैरह हम नहीं जा सकते। भरूच है, अंकलेश्वर है, सूरत है, बरोड़ा है, ये अलग अलग जगह पर, गुजरात में अभी भी ये शिविर चल रहे हैं और ये शिविर हम बढ़ाने भी वाले हैं। पूरी टीम अभी बड़ी हो रही है, तो जन जन तक ये मैसेज पहुंचे और हर शहर में, हर तहसील में ये शिविर होने चाहिए। कोई नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, विद्या लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी है, उसका सबसे अच्छा माध्यम ये शिविर है। तो अगर आप अपने 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 गांव में, अपने शहर में, अपने स्कूल में, अपने समाज में, आप कहीं पे भी ये शिविर करवाना अगर चाहते हैं, तो जो नीचे दिए गए संपर्क के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे कार्यकर्ता ये पूरी शिविर कैसे हो सकती है, कैसे होती है, कैसे हो रही है, क्या क्या उसके पहलू हो रहे हैं, हमारे पूरे सब कार्यकर्ता उसकी पूरी जानकारी, आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो पूरी जानकारी कार्यकर्ता द्वारा आपको दी जाएगी। आपने जो भी अभी कार्य किया है उसके बारे में लोगों को बताया, बहुत अच्छा लगा। प्रार्थना करते हैं ईश्वर को, और हम भी सब लोग आपके साथ जुड़े और इस राष्ट्र के कार्य को आगे बढ़ाए, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। आपका खूब खूब धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, नामदेव जी अपने वहां पर रहकर तो फिजिकली तो वर्क कर रहे हैं, अभी जो उन्होंने जो बातें बताई है वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों तक कुछ स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उनके जो हेल्थ के जो भी डेटा है या फिर उनका जो प्रकल्प है, आपका जो भी हेल्थ इश्यू है उसके बारे में वहां पर आपको जानकारी रेगुलर अपडेट होती है, वो आप देख सकते हैं। आइए हम भी जुड़ते हैं, अतः अस्ति प्रारंभ करते हैं। इस राष्ट्रीय सेवा यज्ञ में हम भी अपनी कुछ आहुति दें और अपने जीवन को पवित्र करें।